सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। क्या लाइफ का सिर्फ इतना ही पर्पस है कि पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद नौकरी की और बस शादी की बच्चे किए और ख़त्म, या इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है? क्या हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी ड्रीम लाइफ जी पा रहे हैं? अब कोई बोलेगा कि ड्रीम लाइफ मतलब सबके लिए अलग अलग होगी, सबकी डेफिनेशन अपनी अपनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही डेफिनेशन सबकी होगी। किसी के लिए ड्रीम लाइफ सेवा करनी होगी, कि कोई सेवा करना चाहता होगा, बट ऐसे बड़े कम लोग होंगे, क्योंकि बाय नेचर हम लोग एनिमल वर्ल्ड से ही आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई हमें चीज़ें जो हैं वो मिलें। हम जब कुछ देखते हैं, कुछ जब सुनते हैं, तो हमारे अंदर इच्छा जागती है, डिज़ायर पैदा होती है। तो अब इस चीज़ को, ये जो डिज़ायर हमारे अंदर पैदा होती है, अब इसको आप डिमीन करो, डिग्रेड करो, या फिर आप इसको इसको आप या फिर आप इसको जियो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब अगर आप पुराने ख्यालातों के हो, या आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, वहाँ पे तरक्की को नीच निगाहों से देखा जाता है कि कोई अगर पैसा कमा गया, तरक्की कर गया, तो उसको घमंडी बोला जाता है कि भाई घमंडी है। या अगर आप ऐसी सोसाइटी से आ रहे हो जहाँ पे सभी प्रोग्रेसिव हैं, सभी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नेगेटिव माइंडसेट नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसी सोसाइटीज़ में, उनके लिए एक अच्छी लाइफ जीना एक आम बात होती है। तो वहाँ पर तरक्की को डिग्रेडेड नज़रों से नहीं देखा जाएगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ ग्लोरिफिकेशन ऑफ पावर्टी, कि आप पावर्टी को ग्लोरीफाई करते हो। आपका माइंडसेट कैसा है? आपका ज़िंदगी को देखने का तरीका कैसा है? क्या पावर्टी आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी नायाब चीज़ है? या फिर आप पावर्टी को एक बड़े ही साइंटिफिक माइंडसेट से देखते हो कि भाई जो पावर्टी है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, और जो माइंडसेट होता है जिसकी वजह से पावर्टी होती है वो भी कोई सही चीज़ नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है, और अप्रोच बनती है कि आपकी सोसाइटी, आपके ऊपर सोसाइटी का कितना इन्फ्लुएंस है, या सोसाइटी के कौन से पहलू का आप पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब ज़्यादातर लोग, अब अगर आप एशियन कंट्रीज़ की बात करोगे, इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, अब इन सोसाइटीज़ को अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर यहाँ के लोगों का प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं होता है। ज़्यादातर यहाँ गरीब पाए जाएंगे, ज़्यादातर यहाँ की सोच, लोगों की सोच गरीबों वाली होगी। वो लोग फिल्में भी वैसे ही देखते हैं, मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी फिल्में, या कोई ऐसे मनोज कुमार की, कि जिसमें गरीबों को, दबे कुचलों को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया हो, और उसमें अमीरों को, या जो तरक्की जो लोग तरक्की कर गए हैं, उन लोगों को बड़ा ही ऐसे नेगेटिव इमेज में दिखाया गया है। खैर उन मूवीज़ का हो सकता है मैसेज कुछ और हो, लेकिन अब क्या होता है ना कि जो चीज़ें हम देखते हैं तो उसको अगला बंदा कैसे समझता है, वो इसको आप बोल सकते हो कन्फर्मेशन बायस्ड। अब अगर आपने ज़िंदगी में तरक्की ही नहीं की है, तो आपको कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म तो चाहिए ना, कि आप उस चीज़ को डिफेंड कर सको। तो ये मूवीज़, इस तरह की मूवीज़, खैर मूवीज़ तो आपको एक डिफेंस मैकेनिज़्म देती हैं, आपको जस्टिफाई करवाती हैं कि अरे हम तो गरीब हैं, हमारे अंदर तो घमंड नहीं है, अरे वो देखो अमीर, वो देखो उसके अंदर तो घमंड है। तो इस तरह से, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब होना कोई पाप है, या अमीर होना कि अपने आप में कोई गुनाह है या पाप है। मैं यहाँ पे ना किसी को गुनहगार बोल रहा हूँ, ना पापी बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को किस तरह से लेते हैं। साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो गरीब होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गरीब जो इंसान होता है वो अपने लिए बेसिक एमिनिटीज़ भी अवेल नहीं कर पाता है। तो फिर ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। क्या गरीब होना कोई अच्छी चीज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये जो माइंडसेट है, अगर आप देखोगे तो इंडिया में, या जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनको पहले बोला जाता था, जो अभी भी कई मायनों में वो थर्ड वर्ल्ड ही हैं। तो अब इसमें देखिए बहुत बड़ी समस्या है। अब इस चीज़ को डिस्कस करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग जो हैं वो सुनते कुछ हो रहे हैं और समझते कुछ हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो तरक्की जिन कंट्रीज़ ने कर ली वहाँ सब कुछ अच्छा है, या वहाँ पे क्राइम नहीं है, या वो कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बेसिक लाइफ जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ।
भाई आपके अंदर, आपके पास जो भी सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्रीज़ के, उनके पास एक बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए ना, ठीक है। एक ओवर कम्पिटिटिव कंट्री में आप रह रहे हो, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में आप रह रहे हो, पोल्यूशन ओवर पोल्यूशन जो है कितना ज़्यादा है, यानी हमारे देश की नदियाँ गंदी हैं, हमारे देश की हवा गंदी हो रही है, और हमारे देश में जो कंपटीशन है वो कितना बढ़ रहा है, और सारे सरकारी जॉब्स के पीछे ही भाग रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि उनका जो क्रिएटिव माइंड है वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा, यूथ का जो क्रिएटिव माइंड है वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रैट रेस में फंसा रखा है। और इसके पीछे तो बहुत बड़ा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। अब कोई लड़की भी तभी देगा भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी, ऐसे अगर प्राइवेट जॉब वाला कोई होगा तो उसको इतनी वैल्यू नहीं मिलती। अब दूसरी बात है कि जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें तो फिर सभी आ जाते हैं, फिर इसमें बड़े बुज़ुर्ग भी आ जाते हैं, फिर इसमें यूथ भी आ जाता है, लड़का भी आती है, लड़की भी आती है। तो अब जो फिर इसके पीछे पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, दहेज वगैरह जो कुछ भी है सारा इसी में। क्योंकि फिर जब लड़का जब देखता है, और लड़के का बाप जब देखता है कि यार कोई लड़की तो दे नहीं रहा, तो फिर वो भी बड़ी ऐसे जुगाड़ लगा के कहीं से कोई पैसा पूसा कमा लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। तो फिर उसको पूरा करने के लिए वो दहेज मांगते हैं। अब कोई बोलेगा कि देखो दहेज मांगना गलत है, ठीक है गलत है, लेकिन ये इकोसिस्टम बना कैसे बना। अब लड़कियों को ज़्यादातर डिपेंडेबल बनाया जाता है, ठीक है। इंडिया में खासकर लड़कियां जो हैं वो डिपेंडेबल रहती हैं, उन्हें लगता है कि भाई हम लड़की हैं, हमें क्या काम करना है ना। खैर अब थोड़ा समाज बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, बट ज़्यादातर केसेस में अभी भी देखा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो पैम्पर्ड होती हैं, ओवर पैम्पर्ड होती हैं और डिपेंडेबल होती हैं। और उनको लगता है कि भाई जैसे कि वो प्रिविलेज्ड हैं कि भाई हमें दो, है ना, हमें दो। अब दो चीज़ें बड़ी जो दो वाइसी सोसाइटी में अभी चल रही हैं वो है, एक तो जो दहेज की मैंने बात की, और दूसरा है ये एलिमनी। ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारे देश को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा था पूरे के पूरे इकोसिस्टम की। तो अगर हम किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएं और ब्लेम गेम करना शुरू कर दें कि हम लड़कियों को ब्लेम करना शुरू कर दें, लड़कों को, अगर दहेज की बात है तो अगर हम सिर्फ लड़कों को ब्लेम करना शुरू कर दें, और एलिमनी की बात है तो हम सिर्फ लड़कियों को ब्लेम करना शुरू कर दें, तो वो भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि इसके पीछे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ना, पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। तो उस इकोसिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो इकोसिस्टम जो पूरा का पूरा चल रहा है, अब जैसे हम बात करते हैं इन्वायरमेंटलिज्म की। बड़े बड़े लोग होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कि धरना प्रदर्शन करते हैं कि भाई ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए तरक्की। अब लेकिन अब उनको लगता है कि भाई उन्होंने तो अपना काम कर दिया, कोई एनजीओ होगा, कुछ होगा, कि हमने जो प्रोटेस्ट किया हमने अपना काम कर दिया। लेकिन वो वाइडर एंगल में नहीं उसको देख रहे। अरे भाई जो पेड़ कट रहे हैं, जो सड़क चौड़ी हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्राउड बढ़ रहा है, ठीक है, क्राउड बढ़ रहा है। तो जितनी पॉपुलेशन होनी नहीं चाहिए, जितनी ज़रूरत नहीं, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है। तो इस पे कोई बात नहीं करेगा। वही लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुद 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे उन्होंने पैदा कर रखे होंगे, और उनमें से तो कई लोग जो हैं वो फाइनेंशियली भी सिक्योर नहीं होंगे। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग इन सारी मूवमेंट्स के पीछे वही लोग होते हैं जो कुछ करते धरते नहीं है। ज़्यादातर मैंने देखा है, देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो भी एनजीओज़ वगैरह के पीछे जो लगे होते हैं वो वही लोग होते हैं जिनके पास कोई काम धाम होता नहीं है। तो फिर वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि हम भी एक सोसाइटी का एक बहुत मजबूत स्तंभ हैं, तो वो इन एनजीओज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोटेस्टों में चले जाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं अपने, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन वही लोग बच्चे भी, शादियां भी करेंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे, और फिर उन बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए उनके पास पैसे होते नहीं हैं। तो फिर अब बात बताओ, अब उन्हीं बच्चों को कल को वो बड़े होंगे, ठीक है, उनके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, वो भी गाड़ी लेंगे वो भी। तो फिर सड़कें जो होंगी, डिमांड आएगी सरकार पे, डिमांड आएगी कि भाई सड़कें बनाओ। फिर आप ही लोग बोलते हो सड़कें बनाओ, आप ही लोग। फिर जब वो छोटी सड़क होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर आप सरकार को तब भी दोष देते हो कि अरे भाई एक्सीडेंट हो गया, देखो सड़कें ही नहीं बना रहे। मतलब ना आप ऐसे खुश हो ना ऐसे खुश हो। क्यों? क्योंकि आप उलझ गए हो, आप अपने ही वेब में उलझ गए हो। आप जो मेन चीज़ है उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। हमारे देश की जो सबसे मेन प्रॉब्लम्स इस टाइम पर है वो है ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा जो मैरिज सिस्टम है,
जो ये मैरिज सिस्टम है यही तो डेब्ट ट्रैप का कारण बन रहा है। आप मुझे बताओ, एक इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान, सिटीज़न, उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे जाता है? वो है शादी पे। शादी में एक तो मैं सुन रहा था अभी 17 करोड़ की शादी, और उस लड़के को धक्का दे दिया, है ना? केतन अग्रवाल था, कौन था? मतलब 17 करोड़ की शादी। मतलब ये लोग कैसे कैसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे कैसे उदाहरण हैं। अंबानी ने शादी की अपनी बेटी की, किसकी किसकी की, इतना खर्चा, तो लोग उसी को फिर फॉलो करते हैं कि हम भी खर्चा करेंगे, तो उधार लेते हैं, लोन लेते हैं और डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये इन चीज़ों को कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। अरे भाई, ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, बस करो भाई, बस करो। नहीं भी शादी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, नई नई पॉपुलेशन घटेगी, अभी बहुत टाइम तक रहेगी। तो शादी तभी करो अगर आपके पास, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो और आपके पास एक अच्छा माइंड भी है कि आप अपनी फैमिली को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सको, और एक लिमिट में 1 या 2 बच्चे पैदा करो बस। और वही वही लोग बच्चे पैदा करें जो फाइनेंशियली सिक्योर हैं। ये अंधाधुंध बच्चे पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई कि जो हमारी कंट्री अभी फेस कर रही है, और जो ये डिप्रेशन वगैरह जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है